गुड मॉर्निंग जी। आज की इस कक्षा में उत्तराखंड राज्य विशेष की इस कक्षा में आज हम अध्ययन करने वाले हैं उत्तराखंड के वनों की। उत्तराखंड के वनों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। उत्तराखंड के वन, ठीक है, उत्तराखंड के वनों के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो उत्तराखंड के वनों से संबंधित चर्चा आज की जो कक्षा है उसमें देखने को मिलेगी। तो एक एक करके हमें सभी पॉइंट को देखना है, एक एक करके सभी मुद्दों को देखना है कि किस प्रकार से उत्तराखंड के लिए वन महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से उत्तराखंड के लिए जो वनस्पतियां हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो इन सब चीजों को, इन सब संदर्भों में हम समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो उत्तराखंड के वन के बारे में बात करते हैं तो जैसे ही आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में ये शब्द आता है वन, तो तुरंत वन से संबंधित कुछ जानकारी हमारे दिमाग में आनी चाहिए। जैसे वनों से क्या लाभ है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य विशेष का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें देखना है कि उत्तराखंड राज्य विशेष में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनकी अवस्थितियां कहाँ पे हैं, किस प्रकार से अक्षांश और देशांतर के साथ साथ उनमें बदलाव देखने को मिलता है, वृक्षों की प्रवृत्ति में बदलाव देखने को मिलता है, जंगलों में बदलाव देखने को मिलता है। तो इन सब संदर्भों में हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं उत्तराखंड के वनों की, आपको बता दें ये जो कक्षा है ये प्री प्लस मेंस दोनों पर आधारित है, दोनों पर ओरिएंटेड है, ठीक है। प्री प्लस मेंस दोनों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं वन लाइनर के अलावा, जीके के अलावा जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं वो प्री प्लस मेंस दोनों की दृष्टिकोण से हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1998 में। राष्ट्रीय वन नीति 1998, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति जो 1998 थी, इसके अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना आवश्यक बताया गया था। इसने बताया था कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर कम से कम वन होने अनिवार्य हैं। यदि हम पर्यावरणीय दृष्टि देखें, मानव हित को लेकर देखें तो 33% वन होने चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त थी, जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, क्योंकि आप देखते होंगे सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों पर देखने को मिलती हैं। तो भूस्खलन को कैसे रोका जा सकता है? एक महत्वपूर्ण कारण है वनावरण, वृक्षावरण वहां पर होना चाहिए। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है कि कम से कम 60%, पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% वन होने चाहिए। और मैदानी क्षेत्रों में बोला गया, मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 25% भाग पर वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है कि राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी 1998, उसके अनुसार बताया गया कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कम से कम 33% भाग पर वन अनिवार्य हैं। इनमें भी पर्वतीय क्षेत्र जो है, जहां पे भूस्खलन की घटनाएं अधिकतर होती हैं, वहां पे 60% वन होने चाहिए और मैदानी क्षेत्रों में 25% वन होने चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में संख्या सीमित इसलिए की गई, कम इसलिए की गई क्योंकि आप जानते हो मैदानी क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा खेती, कृषि के जो कार्य होते हैं, कृषि संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा होती हैं। यदि हम मैदानी क्षेत्रों में भी वनों का आवरण जो है ये 60% रख देते तो निश्चित रूप से हमें चुनौतियां देखने को मिलती, क्योंकि हमारा देश जो है ये कृषि प्रधान देश है। सबसे ज्यादा हम जो खेती करते हैं, खाद्यान्नों की कृषि करते हैं, खाद्यान्नों की खेती करते हैं, तो वहां से ये चीजें प्रभावित होती है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 25% की बाध्यता रखी गई। लेकिन क्या ये लागू करना अनिवार्य है कि क्या जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी जो राज्य हैं, उनमें कम से कम 25% वन अनिवार्य रूप से होना चाहिए? तो यहाँ पे अनिवार्यता नहीं थी, कोई अनिवार्यता नहीं थी, बाध्यता नहीं थी कि कम से कम आपको इतना रखना ही है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे आज वनों का प्रतिशत 10% से भी कम है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार लगातार, आप जानते हैं कि जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है और वन महोत्सव सप्ताह का उद्देश्य ही होता है कि लोगों को वनों के बारे में जागरूक करना, लोगों को वृक्षों के बारे में जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा वनावरण कराना इनका लक्ष्य होता है।
इसके बाद यदि हम देखें आगे, हमने देख लिया राष्ट्रीय वन नीति के बारे में, तो उसके बाद हम उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की बात जब हम करते हैं तो जो 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है, इसी को आधार बनाकर हम चीजों को देखने वाले हैं, क्योंकि 17वीं अभी आई नहीं है, प्रत्येक 2 वर्ष पर एक बार आती है और ये रिपोर्ट 2019 में आई। ठीक है, 2019 में आई है और 2021 के लास्ट तक, अंतिम तक दूसरी रिपोर्ट आपकी आ जाएगी। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाला जो मंत्रालय है वो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, ये आपको पता होना चाहिए। तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हमें चीजों को देखना है। जैसे सबसे ज्यादा इसमें बताया गया है रिकॉर्डेड वन के बारे में, रिकॉर्डेड वन के बारे में। अब उत्तराखंड से संबंधित चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड वन। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तराखंड में जो कुल रिकॉर्डेड वन है वो 999.6 37,999.6 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कि रिकॉर्डेड वन जो हैं ये उत्तराखंड में 37,999.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित हैं क्षेत्रफल के। राज्य के कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल के 71.05% क्षेत्र पर ये वन विस्तारित हैं। ये कहां से आंकड़ा हम ले रहे हैं? वर्ष 2019 की 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ है रिकॉर्डेड वन, ये क्या होता है ये भी हमें समझना चाहिए। इसी तरह से हमें पढ़ना है कि कोई शब्दावली यदि आती है तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वन का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित करती है, ऐसे क्षेत्र जिनको राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित करती है, चाहे उस भूमि पर, उस क्षेत्र पर वन हो या ना हो, जरूरी नहीं है कि उस भूमि पर वन होने चाहिए। तो रिकॉर्डेड वन का मतलब हो गया ऐसे क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा, संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं, अब उन पर चाहे वन हो या ना हो यह अनिवार्यता नहीं होती है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के वन आते हैं। इसके अंतर्गत, रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत कई प्रकार के वन आते हैं, जैसे संरक्षित वन आते हैं, ठीक है, आरक्षित वन आते हैं, संरक्षित वन, आरक्षित वन। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सिविल सियोम वन, आप बोल सकते हैं सिविल वन, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं निजी वन, इसके बाद आप देख सकते हैं अवर्गीकृत वन, ठीक है। तो ये कुछ वनों के प्रकार हैं जो रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें कुछ शब्दावलियां महत्वपूर्ण हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि संरक्षित वन क्या है, आरक्षित वन क्या है, तो इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होते हैं? आरक्षित वन क्या होते हैं आपको बता दें, जब बात होती है आरक्षित वन की, जब बात होती है आरक्षित वन की, तो इसका मतलब होता है ऐसे सभी क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रबंधन के अंतर्गत पूर्ण रूप से आते हैं। ऐसे सभी क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रबंधन के अंतर्गत तो संपूर्ण रूप से आते हैं, उनको आरक्षित वन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे सभी क्षेत्र, हमें यहीं पे जो इनकी परिभाषाएं होती हैं शब्दावलियों की, वो हमें यहीं पे क्लियर होना चाहिए, इसी कक्षा में हमें याद होना चाहिए। तो ऐसे वन जो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के जो वन अधिनियम हैं उनके प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, ऐसे सभी वन जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रबंधन के तहत आते हैं, ऐसे सभी वनों को हम आरक्षित वन की श्रेणी में रखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एक महत्वपूर्ण अंतर कि जो आरक्षित वन है, यहाँ पे बिना अनुमति के सभी प्रकार के क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं। मतलब सबसे पहली बात कि यदि आरक्षित वन में आपको जाना है, आपको कोई कार्य करना है, तो सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के आप आरक्षित वन में कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा आता है संरक्षित वन।
संरक्षित वन, ये क्या होते हैं? संरक्षित वन क्या होते हैं? तो आपको बता दें, संरक्षित वन मतलब वो सभी क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे सभी क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनमें कुछ सीमा तक जब तक कोई रोक ना लगाई जाए, आप दैनिक गतिविधियां कर सकते हैं। दैनिक गतिविधियों का तात्पर्य है कि पशुचारण कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, वृक्षों को काट सकते हैं, इसके साथ साथ वृक्ष से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उनको भी इकट्ठा करने के लिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है, संरक्षित वन का मतलब हो गया ऐसे वन जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण रूप से आते हैं, उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ सीमा तक, ऐसे वनों में कुछ सीमा तक जब तक रोक ना लगाई जाए तब तक आप दैनिक गतिविधियां कर सकते हैं। ऐसा छूट क्यों दिया गया है? जिससे ऐसे लोग जिनकी आजीविका, ऐसे आसपास के लोग, स्थानीय लोग जिनकी आजीविका वनों पर निर्भर है, उनको किसी प्रकार से चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। वो वन से लकड़ी इकट्ठा कर सकें, वो वन से फल इकट्ठा कर सकें, वो वन से जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर सकें, वो वन से शिकार भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधित जानवरों का नहीं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए संरक्षित वन क्या होते हैं और आरक्षित वन क्या होते हैं। दोनों में अंतर, मूलभूत अंतर क्या है कि संरक्षित वन में आप जब तक रोक ना लगाई जाए तब तक आप गतिविधि कर सकते हैं। आरक्षित वन में जब तक आपको परमिट ना मिले, जब तक आपको कोई आदेश ना मिले, तब तक आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें प्रदेश में रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं, रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत कितना वर्ग किलोमीटर का एरिया है, तो आपको बता दें प्रदेश में जो रिकॉर्डेड वन है, प्रदेश में जो रिकॉर्डेड वन है उनके अंतर्गत 26,547 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 26,547 वर्ग किलोमीटर ये है आरक्षित वन। आरक्षित वन मतलब पहले परमिट लीजिए फिर जाइए। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो 154.02 वर्ग किलोमीटर हैं संरक्षित वन। ये हैं आपके संरक्षित वन। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो 9,730.55 वर्ग किलोमीटर के एरिया में आपके आते हैं सिविल या स्वयं वन, स्वयं या सिविल वन। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो 123.51 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आपके आते हैं निजी वन, मतलब जिन पर निजी स्वामित्व होता है, निजी लोगों का मतलब व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, नगर पालिकाओं का अधिकार होता है, वो इस कैटेगरी में आते हैं निजी वन। इसके बाद 1,444.51 वर्ग किलोमीटर हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंतर्गत, हमारे राज्य के अंतर्गत जो रिकॉर्डेड वन है उनके अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है आरक्षित वनों का। क्योंकि आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो उसके ज्यादातर क्षेत्र आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्वयं वन या सिविल वन आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। ये आपका हो गया दूसरे नंबर का। इसके बाद तीसरे नंबर पर यदि हम देखें तो अवर्गीकृत वन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाए चारों विकल्प देके कि इनको सही क्रम में लगाएं, सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है? आरक्षित वनों के अंतर्गत, इसके बाद सिविल वन या स्वयं वन के अंतर्गत, और इसके बाद अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आता है। सबसे कम क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है यदि हम बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल आता है निजी वन के अंतर्गत। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक प्रश्न यदि बनता है रिकॉर्डेड वन से तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और परिभाषा हमने देख ही लिया कि भाई संरक्षित वन क्या होती है, आरक्षित वन क्या होते हैं।
अब दूसरा टॉपिक यहां से जुड़ता है जो आपका है वो है सर्वाधिक वन क्षेत्र। अक्सर प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पे पाया जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात हो रही है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर पाया जाता है। तो आपको बता दें 4 जिले मैं आपको बता रहा हूं क्रम से। सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है, यहां पे याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र आता है वो आता है उत्तरकाशी। दूसरा आपका जो आता है वो है पिथौरागढ़। तीसरा जो आपका जिला आता है वो है चमोली। और चौथा जिला आता है आपका पौड़ी। ठीक है, तो ये 4 जिले आते हैं। ये इनका क्रम है कि किस प्रकार से वनों का क्रम देखने को मिलता है। उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा वन है वो उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं, दूसरे स्थान पर पिथौरागढ़, तीसरे में चमोली, चौथे पर पीढ़ी। हमने बात किया पौड़ी, हमने बात किया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल भी नोट कर लेते हैं। उत्तरकाशी में 7216 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर आपको वन देखने को मिलेंगे। उसी तरह पिथौरागढ़ में आपको 5401.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर आपको देखने को वन मिलेंगे। इसके बाद आता है चमोली। चमोली में आपको 5061 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर आपको वन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है पौड़ी, और पौड़ी में 3850 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल पर वन देखने को मिलेंगे। तो ये यदि हमें आंकड़ा नहीं भी याद है तो हमें सिर्फ जिलों के नाम याद है तो भी हमें कोई समस्या नहीं है। जिलों का नाम हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वन उत्तरकाशी में क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे स्थान पर पिथौरागढ़, तीसरे स्थान पर चमोली। 3 तो हमें अवश्य याद होनी चाहिए अपनी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया सर्वाधिक वन क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, अब दूसरा हम बात कर लेते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र, न्यूनतम वन क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र कहां पर है। तो सबसे न्यूनतम जो वन क्षेत्र है वो है हरिद्वार में। हरिद्वार में सबसे कम वन क्षेत्र, क्योंकि आप जानते हो मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है तो कृषि से संबंधित गतिविधियां होती हैं, वनों की कटान बड़े पैमाने पर हो चुकी है। इसके बाद आता है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर के बाद तीसरा हमारा आता है बागेश्वर। बागेश्वर के बाद जो चौथा आपका आता है वो है चंपावत। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं जहां पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। इनका भी जो क्रम है वो पता होना चाहिए आपको। सबसे कम वन हरिद्वार में, उसके बाद उधम सिंह, बागेश्वर और चंपावत, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया भी लिख दे रहा हूं, यहाँ पे पाए जाते हैं 724 वर्ग किलोमीटर। उधम सिंह में पाए जाते हैं 938 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़े जो हैं ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बागेश्वर में यदि हम बात करें तो 1101 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से चंपावत में बात करें तो 1323 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके वन क्षेत्र हैं, न्यूनतम वन क्षेत्र। अब यहां से क्या स्पष्ट हुआ, इसको आप नोट बनाकर डाल लीजिएगा। क्या कि सबसे ज्यादा वन उत्तराखंड में जो पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन से हैं, वो हैं उत्तरकाशी में। ठीक है, सबसे ज्यादा वन आपको देखने को मिलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी में। सबसे कम वन आपको देखने को मिलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हरिद्वार में। तो ये 2 फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक वन कहां पे पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तरकाशी में। न्यूनतम वन कहां पर पाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका हो गया हरिद्वार। बाकी की ये डेटा आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम देख लेते हैं कि वन प्रतिशत की दृष्टि से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वन प्रतिशत की दृष्टि से हम देखेंगे वनों का
आकलन अब हम करने वाले हैं किस दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से। अभी तक हमने क्या देखा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा था। अब हम वन प्रतिशत की दृष्टि से देखने वाले हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं और कहां पर न्यूनतम वन देखने को मिलते हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले आपके जिले कौन से हैं, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका आता है रुद्रप्रयाग में यदि हम वन प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको वन देखने को मिलते हैं। दूसरा आ गया उत्तरकाशी, तीसरा आपका आ गया टिहरी, चौथा आपका आ गया पिथौरागढ़। कहने का मतलब है कि जो जिले का एरिया है, जो जिले का कुल क्षेत्रफल है, उसमें यदि हम सबसे ज्यादा वन की बात करें कि वन प्रतिशत कितना है। मान लीजिए किसी जिले का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। अब इनमें सबसे ज्यादा, इस 100 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तो सबसे ज्यादा वन कहां पे है, रुद्रप्रयाग में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देखा कि आपने देखा कि उत्तरकाशी में, लेकिन हम जब प्रतिशत की दृष्टि से देख रहे हैं कि किस जिले के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन है, तो सबसे ज्यादा वन आपको देखने को मिलता है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग का 90.91% जो क्षेत्र है वो वन वाला क्षेत्र है। उत्तरकाशी की बात करें तो ये भी 90% है, लेकिन 90.03% देखने को मिल रहा है। टिहरी की बात करें तो 88.29% वन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ की बात करें तो 76.18% वन देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब अगला आंकड़ा आता है, 17वीं वार्षिक रिपोर्ट आती है, तब आपको ध्यान से क्या याद रखना है, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को देखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है जो इस वर्ष के लास्ट तक रिपोर्ट आए आपकी, हो सकता है उत्तरकाशी आगे निकल जाए, क्योंकि अंतर बहुत कम है, पॉइंट में अंतर है। तो इन पर आपको गौर करते हुए चलना है, ठीक है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत कहां पे है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि न्यूनतम वन प्रतिशत कहां पे है, न्यूनतम वन प्रतिशत कहां पे है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे न्यूनतम जो वन प्रतिशत है वो है हरिद्वार में। हरिद्वार में, उत्तराखंड में सबसे न्यूनतम वन प्रतिशत है और 30.69% क्षेत्रफल वन पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पे यहाँ पे आता है उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर की जब बात करते हैं 36.91% पर यहाँ पे वन देखने को मिलते हैं। तीसरे स्थान पे आपका आता है बागेश्वर, और बागेश्वर में आप देखोगे कि 49.05% क्षेत्रफल वन देखने को मिलता है। और फोर्थ जो आपका आता है वो है चमोली में क्या है, चमोली में 63.03% वन देखने को मिलता है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर भी दो जिले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, कि सबसे ज्यादा वन प्रतिशत रुद्रप्रयाग में, सबसे कम वन प्रतिशत है हरिद्वार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा वन उत्तरकाशी में, न्यूनतम वन हरिद्वार में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से दोनों में न्यूनतम जो है वो हरिद्वार है, लेकिन जो सर्वाधिक वाला है वो बदलता रहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी, प्रतिशतता की दृष्टि से आपका रुद्रप्रयाग आ जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक जानकारी है, पता होना चाहिए। अब एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से जिले में वन प्रतिशत। एक प्रश्न बनता है कि नदी बेसिन, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, तो नदी बेसिन में वन का प्रतिशत क्या है। नदी बेसिन में वन का प्रतिशत क्या है, तो आपको बता दें टॉन्स बेसिन है। टॉन्स बेसिन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 76.6% भाग पर आपको वन देखने को मिलता है। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी बेसिन की जब हम बात करते हैं
तो यहाँ पे 69.0% नदी बेसिन में वन देखने को मिलता है। यमुना की यदि हम बात करें, यमुना नदी की, तो यमुना नदी बेसिन में 56.7% वन देखने को मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये नदी बेसिन जो उत्तराखंड में आती है उसकी बात हो रही, ठीक है। उत्तराखंड में इन नदियों का जो हिस्सा प्रवाहित होता है उनके अंतर्गत, उस नदी बेसिन के अंतर्गत कितने क्षेत्रफल वन पाया जाता है उसकी बात हो रही है। तो टॉन्स बेसिन में सबसे ज्यादा वन देखने को मिलते हैं 76%, कोसी में 69% और यमुना में 56%। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद काली नदी या शारदा आता है, वहां भी 45% भाग पर आपको वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब एक प्रश्न यहां से और बनता है कि ऊंचाई के क्रम में वन प्रतिशत, क्योंकि आप जानते हैं ऊंचाई के क्रम में भी पूछा जाता है, ऊंचाई के क्रम में वन प्रतिशत, ऊंचाई के क्रम में वन प्रतिशत, ये भी आपको याद रखना है, ऊंचाई के क्रम में वन प्रतिशत। अब आप जानते हैं कि राज्य में, उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का जो कुल क्षेत्रफल है तथा उनका जो प्रतिशत है पहले तो बढ़ता है लेकिन बाद में घटता जाता है। उत्तराखंड ही नहीं, किसी भी पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी पहले वन प्रतिशत बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सीमा के बाद, एक निश्चित ऊंचाई के बाद पुनः वन का जो प्रतिशत है वो घटता जाता है। सेम चीजें उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलती हैं। अब इसमें यदि हम बात कर लें कि किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ऊंचाइयों पर, तो आपको नोट डाउन इसको भी कर लेना है। जैसे 300 मीटर से नीचे, 300 मीटर से कम ऊंचाई पर यदि हम बात करें उत्तराखंड में, तो जो वन प्रतिशत है वो 12.8% है, ठीक है। 300 मीटर से कम की ऊंचाई पर 12.8% वन है। 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर यदि हम बात करें, 300 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई पर बात करें तो वन प्रतिशत यहाँ पर है 12.3%, ठीक है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें 600 से 1200 मीटर, 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर, तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे वन प्रतिशत बढ़ रहा है और बढ़कर 16.3% हुआ है। पुनः यदि हम बात करते हैं कि 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर, 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ भी वन प्रतिशत बढ़ रहा है और 23.3% वन पाए जा रहे हैं। पुनः बात आती है 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ भी वन प्रतिशत बढ़ रहा है और आपका 28.8% भाग पर वन देखने को मिल रहा है। इसके बाद आता है 3000 से अधिक ऊंचाई, तो 3000 से जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो अब वनों का जो प्रतिशत है वो घटता जाता है और सिर्फ 7.5% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है उत्तराखंड ही नहीं, किसी भी पर्वतीय भाग का जब आप अध्ययन करते हैं तो ऊंचाई के साथ साथ जो वन का प्रतिशत है पहले तो बढ़ता है लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद वो घटने लगता है, क्योंकि वहां की जो जलवायु है, अब 3000 मीटर के ऊपर जाएंगे तो जलवायु प्रभावित हो रही है, मृदा चेंज हो रही है, अक्षांश चेंज हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज्यादा यदि हम देखें उत्तराखंड के संदर्भ में सबसे ज्यादा वन कितने ऊंचाइयों पर देखने को मिलते हैं, तो 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाइयों पर सबसे ज्यादा वन देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पे सबसे ज्यादा वन तो 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा वन देखने को मिलते हैं। तीसरे स्थान पर यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा वन, 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर द्वितीय सबसे ज्यादा वन उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आइए वनों के प्रकार देखते हैं, वनों का प्रकार देखते हैं और समझते हैं कि इसी प्रकार के वन का प्रकार क्यों उस अस्थायी भूमि पर पाया जाता है, उस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जब हम उत्तराखंड में वनों का प्रकार देखते हैं, वनों का प्रकार, उत्तराखंड में जब हम वनों का प्रकार देखते हैं तो मुख्य रूप से 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला आपका देखने को मिलता है उपोष्ण कटिबंधीय वन, उपोष्ण
कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, जिसको याद है उसके लिए बहुत अच्छा है, आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिलता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। चौथा आपको देखने को मिलता है कोणधारी वन, कोणधारी वन। पांचवा आपको देखने को मिलता है पर्वतीय शीतोष्ण वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन। छठवां आपको देखने को मिलता है उप अल्पाइन, उप अल्पाइन या अल्पाइन वन, उप अल्पाइन और अल्पाइन वन। सातवां जो प्रकार है वो देखने को मिलता है अल्पाइन तथा झाड़ियां, अल्पाइन तथा झाड़ियां। और लास्ट आपका आ जाता है कौन सा प्रदेश, टुंड्रा तुल्य, टुंड्रा तुल्य, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के वन उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। मतलब उत्तराखंड के जो वन हैं उनको 8 प्रकार से या 8 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से? पहला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उपोष्ण कटिबंधीय वन, दूसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, तीसरा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, चौथा कोणधारी वन, पांचवा पर्वतीय शीतोष्ण वन, छठवां उप अल्पाइन या अल्पाइन वन और सातवां अल्पाइन तथा झाड़ियां, आठवां टुंड्रा तुल्य। ये आपके वनों के प्रकार हैं जो उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र विशेष में, इनके कारण क्या हैं? तो इनके कारक क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको अल्पाइन वन देखने को मिल रहा है, कहीं पे आपको शीतोष्ण वन देखने को मिल रहा है, कहीं पर आपको पर्णपाती वन देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्या कारण होते हैं जो वनों की ऊंचाई के साथ देखें, क्षेत्र के साथ देखें तो भिन्नता पाई जाती है? तो चाहे वनस्पति हो या वन हो, चाहे आप वनस्पति की बात कर लीजिए या वन की बात करें, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो ऊंचाई के साथ साथ आप कह लीजिए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो वनस्पतियों और वनों को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो वनस्पतियों और वनों को प्रभावित करते हैं, एक एक करके उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारक इसमें आता है जलवायु। वनस्पतियों और वनों की जो प्रकार होते हैं वो जलवायु के कारण भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है उच्चावच, उच्चावच। तीसरा महत्वपूर्ण आपका है अक्षांश, और अक्षांश के साथ साथ आप इसको कह सकते हो संरचना, क्योंकि स्थान विशेष की संरचना अक्षांश देशांतर पर निर्भर करती है। चौथा जो महत्वपूर्ण कारक है वो आपका आता है मृदा, क्योंकि किसी भी वनस्पति या वृक्ष के लिए मृदा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। छठवां आता है ढाल, और पांचवा आता है ढाल, और छठवां आता है जल। ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो वनों और वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। तो वनों और वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले इन कारकों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब जलवायु के अंतर्गत बात करें तो 3 महत्वपूर्ण फैक्टर इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ताप आता है, ताप के बाद यदि हम देखें वर्षा आती है, ताप हो गया, वर्षा हो गया, और यहाँ पे इसके साथ साथ वायु। ताप, वर्षा और वायु, ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर जो हैं ये जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें से एक एक करके हमें देखने हैं कि किस प्रकार से ये हमें प्रभावित करते हैं। जैसे आप जानते हैं, उदाहरण के तौर पे भारत में यदि हम बात करें, भारत की यदि हम बात करें तो आप देखते होंगे कि मैदानी क्षेत्रों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि वनों के प्रकार दूसरे पाए जाते हैं। जैसे जैसे आप उत्तराखंड के बाद और हम बढ़ते हैं आगे तो आप देखोगे, जम्मू कश्मीर की उदाहरण ले लीजिए, उत्तराखंड में ही आप कह सकते हैं कि अलग अलग जो भाग हैं, जैसे मध्य हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, ठीक है, या शिवालिक हिमालय हो गया, इन तीनों हिमालयों में यदि हम देखें तो वनस्पतियों के प्रकार भिन्न भिन्न है।
क्यों भिन्न भिन्न है, उसके कारण हमें पता होना चाहिए, उसके कारक पता होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण कारक हैं जो वनस्पतियों के बदलाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब इनमें जैसे सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहले आप एक छोटा सा फैक्ट जान लीजिए। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए, मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वनस्पतियों एवं वनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो आप कौन सा बताओगे सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आपने 6 देखा है। तो वनों या वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले या उनको प्रभावित करने वाले सबसे अहम कारक कौन कौन से हैं? जलवायु है सबसे अहम कारक की उच्चावच, अक्षांश, मृदा या ढाल। तो आपको टिक करना है, जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु वनस्पतियों या वनों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। यदि इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका है जलवायु है, इनमें 3 चीजें दी हुई हैं, ताप दिया हुआ है, वर्षा दी हुई है, वायु दी हुई है। तो इन तीनों में कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो आपको वर्षा पर टिक करना है। ठीक है, वृक्षों और वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनमें 6 आते हैं, जलवायु, उच्चावच, अक्षांश, मृदा, ढाल और जल। यदि हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है या प्रभावित करने वाला अहम कारक कौन सा है, तो अहम कारक है जलवायु। जलवायु में 3 चीजें हमने देखा, ताप, वर्षा और वायु। इनमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मृदा। ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम आगे बात कर लें इसी फैक्ट में, इन्हीं चीजों में यदि हम आगे बात करें एक एक करके, जैसे जलवायु, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करता है। जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करता है? जैसे जैसे आप देखते होंगे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, आप देखते होंगे कि वनों के प्रकार भी बदलते हैं और लकड़ी की जो कठोरता होती है या लकड़ी के जो प्रकार हैं वनों के, वो भी बदलते हैं। जैसे भूमध्य रेखा के समीप आप रहोगे तो कठोर वन मिलेंगे, कठोर लकड़ी वाले वन मिलेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाओगे, जो वृक्ष की कठोरता होती है, जो लकड़ी की कठोरता होती है, वो कम होती जाती है। और जैसे ही आप शीतोष्ण कटिबंध में चले जाते हो, आप देखते हो कि जो वन पाए जाते हैं कागज, लुगदी उद्योग के लिए होते हैं। कहने का मतलब उनकी जो लकड़ियां होती हैं उतनी कठोर नहीं होती हैं। तो जलवायु किस प्रकार से फैक्ट कर रहा है कि जब हम भूमध्य रेखा के नजदीक हैं तो दूसरे प्रकार के वन, हम बढ़ रहे हैं ध्रुवों की तरफ तो अलग प्रकार के वन पाए जा रहे हैं, और उनकी जो आपकी वनों की जो लकड़ियां हैं उनमें भी आप अंतर देखने को पाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो। अब जैसे आप भूमध्य रेखा के पास हो, तो भूमध्य रेखा के पास हो तो आपको ताप भी बेहतर मिल रहा है, वर्षा भी बेहतर मिल रही है, वायु भी चल रही है, तो दूसरे प्रकार की है। जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हो, वर्षा का अनुपात कम हो रहा है, ताप का अनुपात कम हो रहा है, और उनका फर्क वनस्पतियों और वनों पर देखने को मिलता है। इसके बाद बात आता है उच्चावच। उच्चावच किस प्रकार से वनों के महत्वपूर्ण कारक है, वनों में विभिन्नता के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तो उच्चावच की यदि हम बात करें तो जैसे जैसे हम समुद्र तल से, उच्चावच का मतलब हो गया समुद्र तल से ऊंचाई, तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है, जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें कम गहराई में जाती हैं। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर बढ़ेंगे, जो मृदा की मोटाई है वो कम होती जाती है। समुद्र तल से ऊंचे बढ़ने पर मृदा की जो मोटाई है वो कम होती जाती है, और इसका प्रभाव वनस्पतियों पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है अक्षांश देशांतर। अक्षांश बात करें, संरचना में यदि हम बात करें तो अक्षांश देशांतर आ जाता है। इसमें कैसे बात करें? आप जानते हो कि अक्षांश और देशांतर निर्भर करता है चट्टानों के प्रकार पे। तो जैसे जैसे चट्टानों के प्रकार की जब हम बात करते हैं, जब हम संरचना की बात करते हैं, यदि कहीं पर आपको आग्नेय शैलें देखने को मिलेंगी, तो जहां पर आग्नेय शैलें होंगी वहां पर आप देखोगे कि जो वृक्षों की जड़ें हैं वो कम गहराई तक जाएंगी। जहां पे आपको कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें देखने को मिलेंगी, आप देखोगे कि वहां पर जो वृक्ष होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें आसानी से गहराई तक चली जाती हैं, आग्नेय चट्टानों में वो नहीं जा पाती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा अक्षांश देशांतर है वह भी निर्भर करता है वृक्षों के प्रकार पे, और इस प्रकार से हम देखते हैं। इसके बाद आती है मृदा। मृदा एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में भूरी मृदा पाई जाती है, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कम उर्वरक वाली मृदा होती है।
मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, अधिक उर्वरक मृदा मानी जाती है। और आप देखते हो वनस्पतियों का विकास, कृषि से संबंधित गतिविधियों का विकास, वनों का विकास आपको इस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो मृदा है वह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है वृक्षों के प्रकार के लिए, वनस्पतियों के प्रकार के लिए। ठीक है, जहां पे लेटराइट मिट्टी मिलती है वहां पे वृक्ष अलग प्रकार के होंगे, जहां पे जलोढ़ मिल रही है अलग प्रकार के होंगे, जहां पे काली मृदा है अलग प्रकार के होंगे। अब बात आती है ढाल। ढाल किस प्रकार से निर्भर करता है? ढाल की यदि हम बात करें तो ढालों पर आप देखते होंगे कि वृक्ष जो है शंकुआकार होते हैं। ज्यादातर ढालों पर, ऊंचाइयों पर जब आप जाते हैं तो देखते हैं ढालों पर वृक्ष होते हैं शंकुआकार। और ये जो शंकुआकार वृक्ष होते हैं इनकी जो जड़ें हैं अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, जिसके चलते आप देखते होंगे कि इस क्षेत्र विशेष में पर्वतीय ढालों पर आप देखते होंगे मृदा का कटान तेजी से होता है, भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो शंकुआकार वृक्ष पाए जाते हैं उनके पीछे कारण क्या है? ढाल है। इसके बाद अहम कारण है जल। जल अहम कारण है। जल अहम कारण क्यों है? कि भाई यदि कहीं पे जल की उपलब्धता नहीं है तो निश्चित रूप से वनस्पतियों का, वृक्षों का विकास नहीं हो पाएगा। कहीं पे वर्षा ज्यादा हो रही है तो निश्चित रूप से वनस्पतियां और वृक्ष अच्छे से वहां पे विकसित होंगे। जैसे उदाहरण के रूप में भूमध्य रेखा के पास ले लीजिए, वर्षा अच्छी खासी होती है, बढ़िया वर्षा होती है, तो आप देखते होंगे कि इन क्षेत्रों में, जैसे आप अमेजन वन की बात करते हैं, उदाहरण के रूप में आप अमेजन वन की बात करते हैं, एशिया में भी इस प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो मौसमी वन होते हैं, मौसमी जो वनस्पतियां होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। मानसूनी प्रकार के जो वन होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही घने वन होते हैं, वृक्ष बड़े ऊंचाइयों तक होती हैं, धूप जो है वो भूमि पर रेगुलर नहीं आ पाती है, ताप जो है भूमि पर रेगुलर नहीं आ पाता है, वहां पे ह्यूमस की मात्रा काफी होती है। तो कहने का मतलब है जल भी वनस्पतियों के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कारक थे जो इनको प्रभावित करते हैं, इनको हमने देख लिया। अभी हमने देखा कि वनस्पतियों या वृक्षों को सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है प्रभावित करने वाला, वो महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वो हमने देखा जलवायु है। जलवायु में भी क्या है? जलवायु में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या था? हमने देखा था ताप और वर्षा। ठीक है, ताप और वर्षा महत्वपूर्ण कारक है। अब ये किस प्रकार से डिफरेंट, जैसे आप देखते होंगे कहीं पे सदाबहार वन, आप देखते होंगे कहीं पे पर्णपाती वन, तो ये किस प्रकार से निर्भर करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर पर निर्भर करते हैं, ताप और वर्षा पर। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि सबसे पहले कोई भी वृक्ष है या वनस्पति है, उसके जीवित रहने के लिए दो मूलभूत चीजें क्या आवश्यक हैं? एक तो उसको रेगुलर ताप मिलना चाहिए और दूसरा वर्षा या जल आपको उस वृक्ष को मिलना चाहिए। अब आप देखेंगे कि सदाबहार जो वन होते हैं, अब एक एक प्रकार से, जैसे सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में मिलते हैं, आपसे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सदाबहार वन आपका है, सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाएंगे? सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाएंगे? सदाबहार वन के लिए क्या जरूरी है? सदाबहार वन के लिए जरूरी है कि वर्षा भी यहाँ पे अच्छी हो और यहाँ पे प्रकाश भी अच्छा सा मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ताप या प्रकाश, बात कर लीजिए सनलाइट की यहाँ पे बात हो रही है। जब भी हम ताप या प्रकाश की बात करें मतलब सनलाइट की बात हो रही है। तो सदाबहार वन कहाँ पे देखने को मिलते हैं? भूमध्य रेखा पर देखने को मिलते हैं सदाबहार वन। और भूमध्य रेखा पर जब सदाबहार वन देखने को मिलते हैं तो भूमध्य रेखा पर परिस्थितियां कैसी होती हैं? भूमध्य रेखा पर परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं। कैसे? यहाँ पर वर्षा भी अच्छी खासी होती है और ताप भी अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, तो अब आपसे यदि पूछा जाए कि भाई सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाएंगे, तो सदाबहार वन भूमध्य रेखा पर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी अच्छी मिलती है और ताप भी अच्छा होता है, और सदाबहार वनों के लिए ये दोनों शर्तें जरूरी हैं। अब इन्हीं में से यदि कोई एक फैक्टर काम नहीं करता है, मान लीजिए कहीं पर ताप काम नहीं कर रहा है, कहीं पर वर्षा काम नहीं कर रही है, तो वनस्पतियों के जो प्रकार हैं वो बदलते जाते हैं। कैसे? देखिए, दूसरा प्रकार, यदि मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में इनमें से कोई एक काम नहीं कर रहा है, या तो वर्षा या तो ताप, कोई भी एक काम नहीं कर रहा है, तो कैसे वनस्पतियां यहाँ पे डिफरेंट होंगी वो आपको समझने की जरूरत है। मान लीजिए ताप या वर्षा में से कोई भी एक काम नहीं कर रहा है। उदाहरण के रूप में गर्मी है तो कुछ क्षेत्र विशेष में आप देखोगे कि बारिश अच्छी होती है,
कुछ क्षेत्र विशेष में आप देखोगे कि वर्षा अच्छी खासी होती है, ठीक है। वहीं जब सर्दी की बात आती है तो आप देखोगे कि ताप अच्छा नहीं मिल पाता है, ठीक है। गर्मी में आपको वर्षा भी मिल जा रही है और वर्षा के साथ ताप भी मिल जा रहा है, लेकिन ठंडक में क्या देखने को मिल रहा है कि आपको ताप नहीं मिल रहा है और वर्षा की भी कमी है, ठीक है। तो जब कोई एक फैक्टर काम नहीं करता, मान लीजिए ताप या वर्षा, कोई भी एक फैक्टर काम नहीं करता है, मान लीजिए आपको बारिश मिल रही है, गर्मी में आपको बारिश मिल रही है, ठीक है, ताप उस अनुकूल, जैसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे वर्षा अच्छी खासी होती है लेकिन ताप उस अनुकूल नहीं होता है, तो इससे क्या होते हैं, पौधों के जो पत्ते होते हैं झड़ जाते हैं। मतलब कोई भी एक फैक्टर जब इनमें से काम नहीं करता है, दोनों साथ नहीं होते हैं, तो वहां पे आप देखोगे कि पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्योंकि ऐसे में क्या होते हैं, वृक्ष जो हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब उनको वर्षा मिल रही है, ताप अच्छा नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और गर्मियों में आपको अक्सर देखने को मिलता है कि वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं? क्योंकि इनमें से एक फैक्टर आपका काम नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें, पतझड़ वन को बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद यदि देखें, मान लीजिए वाटर जीरो है, मान लीजिए जल जीरो है, किसी क्षेत्र विशेष में जल की मात्रा शून्य है। अब अगर जल की मात्रा शून्य है, ताप वहां पे बेहतर मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में जल शून्य है और ताप बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, ताप बहुत ज्यादा मिल रहा है, वर्षा की मात्रा शून्य है, तो क्या होगा, पेड़ों के जो पत्ते हैं वह जल का वाष्पोत्सर्जन करेंगे। जो पेड़ के पत्ते हैं वो जल का वाष्पोत्सर्जन करेंगे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है जरूरी है। तो जब पेड़ के जो पत्ते हैं वो जल का वाष्पोत्सर्जन करेंगे तो आप देखोगे कि समस्या होगी। क्यों? क्योंकि जल वहां पर है नहीं। अब अगर जल है नहीं और मान लीजिए सागवान का वृक्ष है, सागवान के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, जल हो नहीं रहा है, मतलब बारिश हो नहीं रही है, ताप बहुत ज्यादा है, और पौधे को जीवित रहने के लिए आप जानते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करनी पड़ती है। अब अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जल नहीं है उस मात्रा में, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होगी। तो अगर पानी नहीं है तो पेड़ वायुमंडल में क्या करते हैं, इवापोरेशन में भाग ले रहा है। अब अगर वाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं कर पा रहा है तो ये क्या करेगा, इवापोरेशन में भाग लेगा। पेड़ जो है इवापोरेशन में भाग लेगा और जल है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा कि इसको पत्तों को त्यागना पड़ेगा। या तो पत्ते त्याग देगा या तो पत्तों का आकार बदल देगा। कोई भी जो वृक्ष है, क्योंकि उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करनी है और इसको करने के लिए क्या जरूरी है कि पानी की आवश्यकता है, पानी होना चाहिए। और जब जल नहीं है और इस क्रिया में भाग भी लेना है आपको, तो या तो आप अपने पत्ते गिरा दोगे या तो पत्तों को आप छोटा कर लोगे, जिससे बहुत कम क्षेत्र पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़े और ज्यादा जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो पेड़ों के पास जो नमी है वो ज्यादा समाप्त ना हो। तो इसीलिए आप देखते हो कि जहां पर जल की मात्रा कम होती है वहां पर जो वृक्ष होते हैं वो पतली पत्ती वाले वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष नहीं देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप यह भी देखते होंगे कि ऐसे जो वृक्ष होते हैं इनकी पत्तियों से ज्यादा इनके तने मोटे होते हैं। तने मोटे होते हैं। तने मोटे क्यों होते हैं? जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर कर अपने तनों में रख सके। तो ऐसी परिस्थितियां कहां पे देखने को मिलती है? ऐसी परिस्थितियां आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। और जब पतले पत्ते होते हैं तो क्या होता है, पानी भाप बनकर ज्यादा उड़ नहीं पाता है और पानी स्टोर रहता है। क्योंकि यदि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो पानी भाप बनकर उड़ेगा ज्यादा। यदि पत्ते छोटे होंगे तो छोटे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और छोटे भाग से ये क्रिया होगी तो जल का जो आप कहते हैं कि भाप बनकर जो उड़ता है वो कम होता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार से जल और ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो निर्भर करते हैं कि किस क्षेत्र में कैसी वनस्पतियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि जल जीरो हो जा रहा है तो आपको देखने को मिलेगा पतली पत्ती वाली वन, कटीली झाड़ियां देखने को मिल रही हैं। यदि ताप आपका देखने को मिल रहा है कि ताप कम हो रहा है, वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, ताप कम हो रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा पतझड़ प्रकार के वन देखने को मिल रहे हैं।
अब इसके बाद आता है कि मान लीजिए बहुत ऊंचाई पर कोई चीज है, बहुत ऊंचाइयों पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टैगा टुंड्रा की बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे जिसको बोलते हैं कोनिफेरस वन, यहाँ पे पाए जाते हैं शंकुधारी वन। और आप जानते हो कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ताप घटता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ताप घटता है। और आप यह भी समझते होगे, जानते होगे कि ऊंचाई पर जाने पर जब ताप घटता है तो जो शंकुधारी वन होते हैं, ये इस प्रकार के शंख के आकार के क्यों होते हैं, जिससे ये बर्फ की चपेट से अपने को बचा सके, बर्फ से अपनी हानि को बचा सके, इसलिए शंकुआकार अपने आकार को कर लेते हैं, जिससे जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जो बर्फबारी हो रही है, उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोनिफेरस जो फॉरेस्ट हैं वो क्यों बहुत ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पे हैं, तो ऊंचाई पर होने के बाद क्या होगा कि बर्फ वहां पे गिरेगी, बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिसके चलते पेड़ों को नुकसान होता है, पेड़ों की पत्तियों को नुकसान होता है, इसलिए वो अपना आप शंकुआकार कर लेते हैं, जिससे अपने को सुरक्षित रख सकें, ठीक है। दलदली वन आपके यहाँ है नहीं, तो मैंग्रोव वन की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कि वनों के प्रकार, जितना हमने देखा 8, तो इनके बारे में एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपोष्ण कटिबंधीय वन। पहला उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय वन एक एक करके हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब उपोष्ण कटिबंधीय वन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द जुड़ा है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध का मतलब कि इसका जो विस्तार है वो आप कह सकते हो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 40 डिग्री तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों अक्षांशों में आपका जो विस्तार देखने को मिलता है 23.5 से 40 डिग्री तक आपका विस्तार देखने को मिलता है, और इसको आप बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। तो उपोष्ण कटिबंध का विस्तार कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उपोष्ण कटिबंध की बात हो रही है तो यहाँ पे जो ताप होता है, सबसे ठंडे महीने में जो यहाँ पे ताप होता है वो 6 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सबसे ठंडे महीने की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में जो ताप होता है वो 6 से 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब यदि बात करें ऊंचाई, तो उपोष्ण कटिबंधीय वन जो उत्तराखंड के संदर्भ में है, ये 750 कह लीजिए, या आप कह 750 मीटर या 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। 750 या से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इनके प्रमुख वृक्ष जो हैं, साल एक प्रमुख वृक्ष है इस क्षेत्र विशेष का। इसके बाद बांस, हल्द, खैर आदि प्रमुख वृक्ष हैं जो इस क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। दूसरा आपने देखा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कहां पर पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क वन होते हैं ये 1500 से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विशेषकर आपका जो शिवालिक का क्षेत्र है, शिवालिक के क्षेत्र में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। सागौन, सहतूत, प्लास, इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन वनों में पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि जो मिश्रित वन है ये इनके उदाहरण है। मिश्रित वन इनके उदाहरण हैं। किसके? उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के। इसके बाद आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो इनको बोला जाता है मानसूनी वन। इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। और आपको बता दें शिवालिक तथा दून कहां पर पाए जाते हैं उत्तराखंड में? ये शिवालिक रीजन में और दून रीजन में ये पाए जाते हैं। शिवालिक तथा दून क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाइयों पर ये देखने को मिलते हैं। सागौन, सहतूत, पलास आदि इनके प्रमुख वृक्ष हैं। अगला आपका है कोणधारी वन। कोणधारी वन का मतलब हो गया कि जैसे आपने शंकुआकार देखा था उस प्रकार के, तो इनका जो एरिया है वो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये आपको देखने को मिलते हैं। और कोणधारी वन की यदि हम बात करें तो आप कह सकते हैं ये
उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध के बीच में देखने को मिलते हैं। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच में जो अक्षांश है, जो एरिया है, उन क्षेत्रों पर आपको कोणधारी वन देखने को मिलते हैं। चीड़ इनका प्रमुख वन है। ये शुष्क प्रकार के वन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है पर्वतीय शीतोष्ण। शब्द जुड़ गया पर्वतीय, मतलब ऊंचाई तो आपकी बढ़नी ही है। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं वो 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। इनमें आप निचले भागों में आप चीड़ देखने को पाओगे और इनकी अधिकांश ऊंचाइयों पर, जैसे निचले भागों का मतलब 1800, 1900, 2000 मीटर की ऊंचाई पर आप चीड़ प्रमुख वृक्ष के रूप में देखने को पाते हो। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाइयां बढ़ती हैं, 2500 से ऊपर जैसे भी आप जाते हो, तो वहां पे वृक्षों के जो प्रकार हैं वो बदलने लगते हैं और स्प्रूस, सिल्वर जैसे आपको वृक्ष देखने को मिलते हैं। देवदार भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद है उप अल्पाइन तथा एल्पाइन। उप अल्पाइन तथा एल्पाइन। अब एल्पाइन की बात हो रही है तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि अत्यधिक ऊंचाइयों पर, मतलब 2700 मीटर से ज्यादा की ऊंचाइयों पर आपको ये देखने को मिलते हैं। और इनमें यदि हम बात करें कि कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो जूनिफर हो गया, बिलो हो गया, रिप्स हो गया, ये कुछ प्रमुख वृक्ष आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें घास के मैदान कहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने उप अल्पाइन, अल्पाइन और घास की भी बात किया है, तो आपको बता दें जैसे ही आपकी ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे ही आपकी ऊंचाई लगभग 3600 तक जाएंगे आप, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलता है 2700 में। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, अब यहाँ पे वृक्ष की जो प्रकार है वो बदल जाएगी। अब आपको एल्पाइन तथा झाड़ियां देखने को मिलेंगी। और इनमें भी जब शुरुआत में आप देखोगे निचले क्षेत्रों में, जो एल्पाइन वाला क्षेत्र है, वहां पे आप कुछ प्रकार के वन देखने को पा जाओगे। जैसे मैंने आपको बोला कि जूनिफर हो गया, विलो हो गया, रिप्स हो गया, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आप लगभग 3400-3500 की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो आपको घास देखने को मिलती है, मखमली घास देखने को मिलती है, जो जून से सितंबर माह तक यहाँ पे रहती है। और इस दौरान पशुचारण से संबंधित गतिविधियां होती हैं। कई सारी उत्तराखंड की जनजातियां हैं जो अपने जानवरों के लेकर इन क्षेत्रों में पहुंचती हैं। इसके बाद आता है टुंड्रा तुल्य। टुंड्रा तुल्य की बात करें यदि हम, तो 3600 से 4800 मीटर के जो एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलता है। और टुंड्रा तुल्य की जब हम बात करते हैं तो कोई भी वनस्पति यहाँ पे यदि हम देखें तो वृक्ष नहीं पाए जाते, वन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ वनस्पतियां आपको देखने को मिलती हैं, जैसे घास हो गया, घास के साथ साथ काई हो गया, काई के साथ साथ आपको घास हो गया, काई हो गया, इसके बाद लिचेन आदि जो आपकी वनस्पतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो टुंड्रा तुल्य में वन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वनस्पतियां समाप्त हो जाती है, इतनी बर्फ पड़ती है। ना आपको यहाँ पे वन्य जीव देखने को मिलेंगे, ना ही आपको वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। वनस्पतियों के नाम पर सिर्फ काई, लाइकेन, ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई कि कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनकी ऊंचाई क्या है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, सबसे पहली बात प्रत्येक वन की ऊंचाई याद रखना है कि किस ऊंचाई के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपको याद रखना है कि ऊंचाइयों के साथ साथ इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो 1 से 2 वृक्षों के प्रकार को भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वनों का प्रशासनिक विभाजन। क्या देखेंगे हम, वनों का प्रशासनिक विभाजन। ये उत्तराखंड में किया गया है। वनों का प्रशासनिक विभाजन उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किया गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे 4 प्रकार के वन बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं, पहले वन विभागाधीन, मतलब ऐसे वन जो वन विभाग के अंतर्गत आते हैं, ऐसे वन जिन पर राज्य का स्वामित्व है। तो राज्य के कुल वन क्षेत्र के 70.47, कितना, 70.46% क्षेत्रफल आपको वन विभाग वाले देखने को मिलते हैं, जो वन राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं या वन विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो 76.46% क्षेत्रफल देखने को मिलते हैं। और ये सुरक्षित क्यों किए गए हैं, क्योंकि आप देखते हैं पर्वतीय राज्य हैं, लगातार आपदाएं आती रहती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो जरूरी है कि कुछ वनों को इस प्रकार से
आरक्षित किया जाए जिनमें किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, उनका जो क्षेत्रफल है वो घटने ना पाए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, यदि वनावरण समाप्त होगा तो भूस्खलन और बहुत सारी प्रकार की यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि इनमें देखें तो इन पर क्या होता है, इन पे 100% सरकारी नियंत्रण होता है। दूसरा जो प्रकार आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, वो देखने को मिलता है राजस्व विभागाधीन। राजस्व विभागाधीन ये किस प्रकार के वन हैं? तो आपको बता दें, राज्य के कुल वन क्षेत्र का 13.76%, कितना 13.76% वन जो आता है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। और इन वनों में पशुचारण और लकड़ी काटने की छूट स्थानीय लोगों को दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मानवीय हस्तक्षेप है, इसलिए इसका आकार जो है कम किया गया है। यदि अभी हम इस पर मानवीय जो है हस्तक्षेप जो है स्वीकृत कर दें 70.46 पे, तो आने वाले मान के चलिए 5 वर्षों में जो क्षेत्रफल है इसमें कम से कम 25 से 30% की गिरावट आ जाएगी। तो मानवीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए सरकारी नियंत्रण में इसको रखा गया है। इसके बाद आता है वन पंचायताधीन। वन पंचायत अधीन, ठीक है, ऐसे वन जो पंचायतों के अधीन आते हैं, आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में वन पंचायताधीन। तो कुल क्षेत्रफल का 15.32%, कुल क्षेत्रफल का 15.32% जो क्षेत्रफल है ये पंचायतों के अधीन आता है, इनका नियंत्रण पंचायतों के अधीन होता है। फिर इसके बाद आता है निजी या संस्थाधीन। निजी या संस्थाधीन, तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस प्रकार के जो वन हैं वो 0.46% क्षेत्रफल हैं, मतलब 1% से भी कम क्षेत्रफल पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनका स्वामित्व निजी लोगों के हाथों में होता है, या निजी क्षेत्र के हाथ में होता है, या नगर पालिकाओं के हाथ में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक चीज हमें देखना है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो वन देखने को मिल रहा है वो किसके अधीन देखने को मिल रहा है, वन विभागाधीन के अंतर्गत सबसे ज्यादा। दूसरे सबसे स्थान पे देखने को मिल रहा है जो पंचायतों के अधीन वन है। ये दोनों आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा वन है जो सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत है, सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत है, दूसरा है जो पंचायतों के अधीन है। ये आपको पता होना चाहिए। तो वनों के बारे में इतनी जानकारी हमने किया। अब बात आती है वनों से लाभ और हानि। वनों से लाभ और हानि कि क्या वन हमें लाभ प्रदान करते हैं या हानि होती है। तो आपको बता दें, वनों से कभी भी हानि नहीं होती, वनों से हमेशा लाभ ही होता है। और लाभ भी 2 प्रकार का होता है। कुछ तो होता है प्रत्यक्ष, जिसको हम इंद्रिय प्रत्यक्ष कर सकते हैं, कुछ होता है अप्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे प्रत्यक्ष लाभ की यदि हम बात करें कि वनों से हमें प्रत्यक्ष किस प्रकार से लाभ होता है, तो हर कोई बता सकता है, एक छोटा बच्चा भी होगा वो भी बता सकता है। कैसे कि राज्य के आय का प्रमुख स्रोत जो है वो वन है। कैसे, वनों में अनेक प्रकार की लकड़ियां पाई जाती हैं, वनों में अनेक प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं, वनों में अनेक प्रकार के फल पाए जाते हैं, वनों में अनेक प्रकार के उत्पाद होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वन है ये प्रत्यक्ष रूप से हमें लाभ प्रदान करते हैं। कैसे, अपने वन उत्पाद के माध्यम से। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस राज्य में, जैसे हम बात करते हैं औषधियों की, तो पर्वतीय राज्यों में बहुत ही कामगार औषधियां देखने को मिलती हैं। और लगातार जो हमारा आयुष मंत्रालय है इसके लिए काम भी कर रहा है। आयुष मंत्रालय लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों को या वन क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों को इससे जोड़ रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ाई जा सके और उनको भी वन को एक प्रकार से देखें, वन को संरक्षण के लिए उनको इस मुहिम से जोड़ा जा सके। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे हम देखें तो वनों में हमें क्या मिलता है, औषधियों की बात करें तो अश्वगंधा होता है, चिरैता आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त हर्रा बहेड़ा होता है जो उत्तराखंड में देखने को मिलता है, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, रीठा हो गया, ये सारी चीजें आपको उत्तराखंड के वनों में देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे एक प्रमुख वृक्ष पाया जाता है चीड़, और चीड़ वृक्ष से बहुत ही
महत्वपूर्ण उत्पाद बनते हैं हमारे दैनिक जीवन के। जैसे चीड़ वृक्ष से लीसा इससे निकलता है और इससे रेजिन बनाया जाता है। रेजिन के साथ साथ इसमें देखें जो पेंट में हम प्रयोग करते हैं, पेंट से संबंधित तारपीन बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको चीड़ के वृक्ष से आपको देखने को मिल रही हैं। बबूल का वृक्ष पाया जाता है जंगलों में। बबूल के वृक्ष की जो छाल होती है उससे रंग बनाया जाता है। कई सारे अन्य वृक्ष उत्तराखंड के जंगलों में मिलते हैं जिनसे प्राकृतिक रंग तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको रिंगाल के बारे में। रिंगाल को छोटा वन कहते हैं, सॉरी छोटा बांस कहते हैं या बौना बांस कह सकते हैं। तो रिंगाल से जैसे फर्नीचर बनाए जाते हैं और घरों में प्रयोग होने वाली बहुत सारी दैनिक जीवन की सामग्रियां रिंगाल से बनाई जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम देखें अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से ये हमें लाभ पहुंचाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से उत्तराखंड के निवासियों के ये वन लाभ पहुंचाते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में जब आप बात करते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ के, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि ये अपरदन को रोकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इनका है अपरदन को रोकना। और ये अपरदन चाहे वर्षा के द्वारा हो, वर्षा या आप जल कह लीजिए, जल अपरदन को रोकते हैं। जल अपरदन के साथ साथ वायु अपरदन जो होता है, वायु अपरदन को भी ये रोकते हैं। ठीक है, तो वर्षा के कारण जो अपरदन होता है, वायु के कारण जो अपरदन होता है, या बाढ़ आने, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आने से जो अपरदन होता है, इन सबको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड में वृक्ष निभाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, वन निभाते हैं। वनों की जो पत्तियां होती हैं, जहां पे वन पाए जाते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं ये मृदा को उर्वरक बनाती हैं। जब मृदा में गिरती हैं, सड़ती गलती हैं, तो मृदा को उर्वरता प्रदान करती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कोविड में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मची हुई थी। तो जो वन है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि जहां पे आपको वनावरण देखने को मिलता है, आप मैदानी क्षेत्रों से वन वाले क्षेत्रों में जाओ तो वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, वहां का जो प्राकृतिक नजारा होता है, बहुत ही मनमोहक होता है। तो कहने का मतलब है कि जो वन है कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक सौंदर्य में भी बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो जहां पर भी जिन क्षेत्रों में वन ज्यादा होंगे, नोट कर लीजिएगा, जिन क्षेत्रों में वन ज्यादा होंगे वहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी। याद रखिएगा, तो वर्षा कराने में भी वनों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहां पे वन ज्यादा होंगे वहां पे वर्षा ज्यादा होगी। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र ले लीजिए, वन से समृद्ध क्षेत्र है और वर्षा की बहुत अधिक मात्रा वो क्षेत्र प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जो हमारे क्षेत्र हैं हिमालयी हैं, ठीक है, यहाँ भी वर्षा अच्छी खासी होती है क्योंकि वन आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जैसे वर्षा का महत्वपूर्ण कारक हो गया, इसी के साथ साथ वन जो है उस स्थान विशेष के ताप को भी नियंत्रित करते हैं। जहां पे वन देखने को मिलता है वहां पे आप देखोगे, आप देखने को पाओगे कि ताप भी नियंत्रित रहता है, ताप भी कम होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप देखते होंगे गर्मियों में, ग्रीष्म काल में आप भी पेड़ की छांव में जाते होंगे, और यदि पेड़ की छांव के बाहर मान लीजिए उदाहरण के रूप में 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, आप पेड़ की छांव में जाते होंगे, यही तापमान घट के 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो हैं, जो वृक्ष हैं हमारे, जो वन हैं हमारे, वो ताप को भी नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखते होंगे कि जो वन है ये जैव विविधता, जहां पे वन ज्यादा होंगे, वन सघन होंगे, वहां पे जैव विविधता भी पाई जाती है। बहुत सारे जीव जंतुओं में विविधता पाई जाती है जहां पे वन होते हैं। तो वन कहीं ना कहीं जीव जंतुओं को आश्रय भी उपलब्ध कराता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए जरूरी है। जीव जंतु का भी होना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से यदि हम देखें तो बहुत सारे कारक हैं जहां पे वन हमें लाभ प्रदान करते हैं, जहां पे वन हमारी इस जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर भी हम वनों को संरक्षित करने के लिए अभी हम उचित प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, कई जगहों पर इस तरह की
अनदेखी करती हैं। क्या? जैसे बहुत सारी आप देखते हैं खदानें, बहुत सारी नई खदानें स्वीकृत की गई हैं। पहले क्या था कि वन मंत्रालय जो होता था इससे अनुमति लेनी पड़ती थी, फिर आप खुदाई किसी स्थान पे कर सकते थे, कोई भी धातु निकालना हो या कोई टेस्ट करना हो। आज के समय में क्या है, अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया है। अब यदि आपको पता है कि किसी जंगल में कोई विशेष धातु मिल रही है, तो आप पहले खुदाई कर लीजिए, करते रहिए, बाद में आपको अनुमति लेने की जरूरत है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो वन हमारे अब बचे हुए हैं, तो जो हमारा लालच है उसको हमें समाप्त करना होगा, और जो वन हमारे बचे हुए हैं उनको हमें 100% संरक्षित करना होगा, और प्रयास करना होगा कि उन वनों में भी वन का जो घनत्व है वो लगातार बढ़े, क्योंकि यही मानव हित में है। ठीक है, तो आज की जो कक्षा थी उसकी यहीं पे समाप्ति होती है। आज की कक्षा में हमने देखा वनों के बारे में, वनों के प्रकार के बारे में, कि उत्तराखंड में किस प्रकार से वनों का प्रकार पाया जाता है, उत्तराखंड में किस प्रकार से वनों का प्रशासनिक विभाजन किया गया है। इन सब चीजों को हमने देखा। तो आज की अपनी इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।